कक्षा 9वीं विषय गणित 2 प्रकरण 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। शुरुआत में हम ये देखेंगे कि रेखाखंड किरण क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एक आपको जो दिखाई दे रही है वह रेखा AB दिखाई दे रही है। दोनों तरफ एरो मार्क होना चाहिए। यहाँ पर A बिंदु और बिंदु B, यानी ये रेखा AB यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये रेखा AB है क्या, इसके बारे में क्या जानना है। तो यहाँ पर ये रेखा, ये ध्यान रहे कि यह A और B और उनके बीच के मध्य बिंदु, मध्य सभी बिंदु तथा उसके अतिरिक्त सभी बिंदु के समूह को रेखा AB कहते हैं। यानी A और B तो लेना ही है और बाकी जितने सारे बिंदु हैं वो सबको लेना है, तभी जाकर बनेगा। तो या तो हम ये कह सकते हैं दो विपरीत किरणों के संग समुच्चय को रेखा AB कहते हैं। यदि दो विपरीत किरणें होती हैं तो उनके संग समुच्चय को भी रेखा AB कहते हैं। अब यहाँ पर देखो एरो मार्क हट गया, सिर्फ बिंदु A और बिंदु B, ये पॉइंट यहाँ पर ये बता दिया कि इसकी सीमा यहाँ से यहाँ तक है। तो ये है क्या ये रेखा नहीं, ये है रेखाखंड। ये रेखा नहीं है, यह है रेखाखंड AB। अब जरा सोचना है बच्चों कि ये रेखाखंड AB यानी क्या, बिंदु A बिंदु B तो लेना है और इसके बीच में जितने सारे बिंदु हैं उन सबको मिला देना है, उन सबको मिलाने से ही बना है। तो इन सभी सारे अनंत बिंदुओं से मिलकर के ये रेखाखंड बनी हुई है, समझ में। और रेखा तो आप जान लिए, बात समझ में। यह A और B और उनके बीच के सभी बिंदु के समूह को रेखाखंड AB कहते हैं। ये बात ध्यान रखें, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर अभी आगे देखेंगे कि ये जो है रेखा, अभी तो आपने देखा रेखाखंड। अब हम देखेंगे किरण AB। अब किरण AB कहा जाए तो क्या, ये आरंभ बिंदु A हुआ और B जो है वहाँ तक की बिंदु है, पर उसके आगे P भी बिंदु दी गई है। तो P बहुत सारे ऐसे बिंदु हो सकते हैं, B के आगे बहुत सारे बिंदु है जिनमें से हमने P कहा है। तो यानी कि किरण AB का मतलब क्या हुआ, A से लेकर B, P और ऐसे सारे बहुत सारे बिंदु, ये सब किरण AB कहलाते हैं। तो ये बात ध्यान रखें। तो यह रेखाखंड AB और P जैसे कई बिंदुओं के संग समुच्चय को किरण AB कहते हैं। तो ये याद रखें, किरण के बारे में तुरंत ध्यान रखें, रेज बोलते हैं। और बिंदु A यहाँ पर क्या होगा, आरंभ बिंदु, इसे आरंभ बिंदु कहते हैं। बात समझ में। तो किरण AB का मतलब क्लियर हो गया कि A और B और उनके बीच की बिंदु और P जैसे बहुत सारे बिंदु। अब यहाँ पर रेखा AB दी गई है पर बीच में M बिंदु है, ये M मध्य बिंदु है। अब जब ये M मध्य बिंदु होता है तो क्या होगा, AM की लंबाई और MB की लंबाई बराबर होगी। जैसे मान लेते हैं कि AM 4 है तो MB कितना होगा, 4 होगा। बात समझ में। तो यानी AM जो है वो AB, ये पूरे भुजा का मतलब पूरा रेखाखंड का आधा होगा। तो ये याद रखना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, AM जो है वो 1/2 AB। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा के रखो कि मध्य बिंदु क्या होता है। मध्य बिंदु एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए रेखाखंड के बीच में। अब देखिए यहाँ पर जब A मध्यता M मध्यता B और AM बराबर MB हो तो बिंदु M रेखा AB का मध्य बिंदु कहलाता है और AM जो है AB का आधा होता है, 1/2 गुणे AB। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना कि AM आधा होता है। बात समझ में। अभी देखो यहाँ दो रेखाखंड दी गई है, AB और CD की लंबाई दोनों बराबर। यदि मान लेते हैं AB 5 सेंटीमीटर है, CD भी 5 सेंटीमीटर, तो ये है क्या, तो ये है रेखाखंड। तो बात समझ में, ये रेखाखंड आपस में सर्वांगसम है, सर्वांगसम रेखाखंड है। अब ये सर्वांगसम रेखाखंड हुई, बात सही है, ठीक है। दोनों की लंबाई, तो सर्वांगसम रेखाखंड क्या होता है, जब दोनों की लंबाई बराबर हो तब वो सर्वांगसम रेखाखंड होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, दोनों की लंबाई बराबर है तो सर्वांगसम रेखाखंड होंगे ही। क्या समझे, ठीक है। तो जब AB और CD बराबर हो तो AB सर्वांगसम CD होता है और AB और CD की लंबाई यहाँ पर समान होती है। तो ये सर्वांगसम रेखाखंड के बारे में आपको जानना है, ठीक है। अभी इसके अतिरिक्त और भी अभी हम जो चलेंगे अभी एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर, वहाँ पर भी अभी हमें जानना है कि क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों। अभी आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 1.2 पर लेके जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर आप अपना आइडियाज़ जो भी है वो देख सकें। चलो देखते हैं।
यहाँ बिंदु दिया गया है ए बी सी डी ई, है ना, और उसका निर्देशांक दिया है -3, 5, 2, -7 और 9। और यहाँ क्या बोल रहा है कि दो रेखाखंड सर्वांग सम है क्या नहीं, ये बताना है। रेखा डी ई रेखा ए बी पहले में है, रेखा बी सी रेखा ए डी दूसरे में है, तीसरे में रेखा बी और रेखा ए डी तीसरे में है। तो ये आपस में बराबर है, इसके बारे में अभी हमें पता लगाना है। तो हम डी और ए बी की लंबाई निकाल लेंगे, क्या समझे, डी और ए की लंबाई निकालेंगे। चलो देखते कैसे निकालते हैं, ठीक है। वैसे ही अपना फार्मूला पहले जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था कि कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी तो क्या लगाते हैं, सोचो क्या हमने फार्मूला बताया था, बड़े निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, है क्या नहीं, सही है। तो रेखा डी और रेखा ए बी के बारे में जानना है यहाँ पर। पहले हम पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो चलो एक तरफ हम रेखा डी लेते हैं और दूसरी तरफ रेखा ए बी लेते हैं और देखते हैं। चलो देखो डी का निर्देशांक कितना है -7 और ई का निर्देशांक कितना है 9। तो बड़ा कौन सा संख्या हुआ 9, माइनस माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर डी -7 ई 9, तो घटाएंगे तो 9 माइनस -7 मतलब प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा। और उसी तरह ए बी में ए का -3 है, बी का 5 है, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग है तो ये सर्वांग सम नहीं हुए, बात समझ में। तो ये रेखाखंड जो है यहाँ पर ये डी ए और ए बी जो है सर्वांग सम नहीं हुए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, एक और पार्ट हम ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एक और दूसरा जो है रेखा बी सी और रेखा ए डी को लेते हैं। अब रेखा बी सी और रेखा ए डी में क्या आपको नज़र आ रहा है, ये पहले जानेंगे। तो बी सी हम पहले देखेंगे कि बी का निर्देशांक 5 है, सी का 2 है। तो क्या सोचते हो रेखा बी सी के बारे में, जरा सोचो। 5 - 2 कितना हुआ, 3 हुआ, सही बात है क्या नहीं। और जब हम ए डी की तरफ देखेंगे तो ए -3 और डी 7 है, तो ए डी की लंबाई हम निकालेंगे तो वैसे ही -3 माइनस करेंगे तो 7 में से 3 क्या 4 आया, एक तरफ 4 लंबाई आ रही है, दूसरी तरफ बी सी में। तो इस तरह से बी सी और ए डी जो है सर्वांग सम नहीं हुए। अभी यहाँ पर देखो एक और है डी और ए डी के बारे में। बी तो यहाँ 5 दिया है, ई का 9 दिया है, घटा दे तो 4 आ जाएगा। और ए डी में तो आपको मालूम ही है कि ए और डी में भी आप देखेंगे यहाँ पर भी लंबाई जो है ए का मतलब जो होगा रेखा ए डी की लंबाई जो यहाँ 4 दी गई है, तो दोनों बराबर हो गए तो रेखाखंड सर्वांग सम हो गए, समझे। तो यहाँ पर बी और ए डी जो है वह बराबर हो गए, बात समझ में। तो ये सर्वांग सम आपको ये मालूम पड़ गया। तो ये ए और डी के बारे में जो जान रहे हैं आप यहाँ पर कि ए का निर्देशांक -3 और डी का जो निर्देशांक है वो -7 है। तो इसमें से देखना है जो बड़ा संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटानी है। तो -3 - 7 यानी कि कितना हो गया, +7 मतलब 4 हो गया। तो यानी 4 दोनों बराबर हुए। तो यह रेखाखंड यहाँ पर रेखा बी ई और रेखा ए डी दोनों बराबर हुए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर एक सवाल है कि बिंदु एम यह रेखा ए बी का मध्य बिंदु है और ए बी की लंबाई 8 दी गई है, तो ए एम कितना। तो इसका हल हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है क्योंकि बिंदु एम यह रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए क्या होगा ए एम और एम बी बराबर होगा, या ए एम जो है वह ए बी का आधा होगा। तो ए एम बराबर ½ 1/2 गुणे ए बी। अब ए बी की लंबाई आप जानते हैं कितनी 8 है, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, हाँ, तो ये बराबर हो गया 1/2 गुणे 8। अब पहाड़ा पढ़ सकते हैं आप, तो बच्चों पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 चौक कितना हो गया, 2 चौका 8, तो बराबर 4 हो गया। तो इस तरह से ए एम की लंबाई हमें प्राप्त हो गई, कितनी हो गई 4। तो इस तरह से हमें जो मान ज्ञात करना था वो मिला। अब हम आगे के नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। तीसरे सवाल में यहाँ पर बिंदु P जो है वह सी डी का मध्य बिंदु है। सी पी की लंबाई 2.5 और सी डी की लंबाई जो दी हमें पद प्राप्त करनी, कैसे करेंगे, वापस वही, क्योंकि बिंदु P यह रेखा सी डी का मध्य बिंदु है, बात समझ में। तो मध्य बिंदु है तो सी पी क्या होगा, सी डी का आधा हो जाएगा। तो सी पी बराबर 1/2 गुणे सी डी, ये ध्यान रखना है क्योंकि मध्य बिंदु है, मैंने आपको आइडिया बताया था। तो सी पी का मान है कितना 2.5 और 1/2, सी डी का मान नहीं मान लो, सी डी को वैसे रखें। अब 2 उस तरफ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.5 गुणे 2 बराबर सी डी हो गया। अब गुणा कर दे 2.5 है 2 का, तो कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो ऐसा हम सी डी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस एक और सवाल के पीछे, मतलब एक और सवाल के, तो यहाँ पर एक और सवाल हम आगे देखेंगे
यदि ए बी 5 सेमी, बी पी 2 सेमी, ए पी 3.4 सेमी हो तो रेखाखंड का क्रम संबंध निश्चित कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो लंबाई है 5 है, उसके बाद आप देख सकते हैं 3.4, फिर उसके बाद जो 2 है सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, 5 ग्रेटर देन 3.4 ग्रेटर देन 2। अब ये जो 5 है वो क्या है, ए बी, तो ए बी किससे बड़ा हुआ है, ए पी से। ठीक है, 3.4 ए पी है और बी पी जो है 2 है जो वो बी पी है, तो ए बी ग्रेटर देन ए पी ग्रेटर देन बी पी है क्या नहीं। तो ये क्रम संबंध हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, तो अभी हम 5वें सवाल की तरफ ध्यान देंगे बच्चों। तो देखो 5वां सवाल किस तरह का है। यहाँ पर 5वें आकृति में देखो दिया गया है कि आकृति के हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो किरण आरपी की विपरीत किरण का नाम लिखना है बच्चे। तो आप किरण आरपी के विपरीत किरण क्या होगा, किरण पी क्यू तथा किरण आरपी की प्रतिच्छेदन समुच्चय का लिखिए। फिर तीसरे में रेखा पी क्यू रेखा क्यू आर का संग समुच्चय लिखिए। चौथे में रेख क्यू आर कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है। आर आरंभ बिंदु वाले विपरीत किरणों की जोड़ियां लिखिए। एस आरंभ बिंदु वाले की किन्हीं 2 आरंभ बिंदु की जोड़ियां लिखिए। तो ये सब सवाल हैं, इन सभी सवालों को हमें देखना है कि कैसे इसका हम उत्तर निकालेंगे। चलो एक एक करके हम पहले देखते हैं। तो पहला दिया यहाँ पर किरण आर पी के विपरीत किरण का नाम लिखिए। बच्चे देखो आकृति में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किरण आर पी, आर से पी तक है क्या नहीं, आर से पी तक, तो हमें उसका विपरीत किरण का क्या नाम हो सकता है, आर से उल्टा, मतलब आर से एस। बात समझ में। तो आर से पी, तो हमें किरण आर पी के विपरीत किरण का नाम क्या है, किरण आर एस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। एक और दूसरे सवाल में किरण पी क्यू तथा किरण आर पी का प्रतिच्छेदन बिंदु का समुच्चय क्या है। तो किरण आर पी और जो पी क्यू का जो प्रतिच्छेदन समुच्चय है वो किरण पी क्यू है। तीसरे सवाल में पूछा है रेख पी क्यू तथा क्यू आर का संग समुच्चय क्या है। तो वह है रेख क्यू आर, क्योंकि दोनों में रेख क्यू आर होता है। बात समझ में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद एक और है यहाँ पर 4th में पूछा गया है कि रेखा क्यू आर व कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है। तो जब हम आकृति में देखेंगे तो क्यू आर जो है, क्यू आर में कौन कौन से चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले किरण क्यू आर को देखें तो किरण क्यू आर में आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्यू पी पी आर, तो ये सब नज़र आ रही हैं। तो रेख क्यू आर या किरण क्यू आर और किरण आर क्यू का उपसमुच्चय है। ठीक है, आरंभ बिंदु, आर से आरंभ बिंदु वाले किरणों के नाम क्या है, कौन सी जोड़ियां हैं, तो किरण आर क्यू और किरण आर टी। एस आरंभ बिंदु से किरण एस आर और किरण एस टी। और जब जो लास्ट वाला जो दिया है तो ये किरण एस पी और किरण एस टी का प्रतिच्छेदन बिंदु समुच्चय बिंदु एस है। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि 2 किरणों का जो प्रतिच्छेदन समुच्चय विपरीत किरणों का होता है वो बिंदु एस। प्रतिच्छेदन समुच्चय का मतलब जानते हो बच्चे, प्रतिच्छेदन मतलब होता है जैसे दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो एस पी एस आर एस बोलते रहे हैं ना, बिंदु एस, तो वो कॉमन हुआ, तो इसलिए प्रतिच्छेदन समुच्चय जो है वो एस है। अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा 1.1, 1.2, 1.3 उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी एक और सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे कि सवाल नंबर 6 में। तो यहाँ बिंदु बी से दूरस्थ समदूरस्थ बिंदु कौन से है। तो बिंदु पहले देख लीजिए बी कहाँ से है। तो बी के बाद में आप देखेंगे कि बी से सी तक और फिर कहाँ, मतलब समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब कितनी दूरी पर वो बिंदु है, मतलब कितनी दूरी पर और भी बिंदुएं आपको नज़र आ रही हैं समान। ठीक है, और बिंदु क्यू से समदूरस्थ बिंदु की जोड़ियाँ लिखनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिंदु बी से समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो बिंदु बी से समदूरस्थ बिंदु, तो काउंट कीजिए, देखिए आकृति में आपको काउंट करना है। ठीक है, तो देखिए बिंदु बी से काउंट करिए सी तक और बिंदु बी से ए तक। देखो काउंट करेंगे तो देखो आपको 2-2 का गैप नज़र आ रहा है। फिर बिंदु बी से डी तक, फिर बिंदु बी से पी तक। तो बिंदु बी से समदूरस्थ कौन से बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु सी, और दूसरी जोड़ी है बिंदु पी और बिंदु डी, ये 2 और 4 के गैप में। ठीक है, गैप में नज़र आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ पर बिंदु Q से समदूरस्थ बिंदुओं की एक जोड़ी लिखनी है।
ठीक है। तो उसके बारे में हम ज़रा देखेंगे कि कैसे इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर बिंदु Q से समदूरस्थ बिंदुओं की एक जोड़ी, तो Q से देखेंगे आप P तक और Q से R तक देखेंगे, दो का गैप है क्या नहीं। तो Q से L तक और Q से U तक 1 का गैप है। तो ये जो दिखाई दे रहा है एक जोड़ी जो है वह बिंदु R और बिंदु P, बिंदु U और बिंदु L एक गैप पर है, और बिंदु P और बिंदु R ये दो गैप पे, दो पे गैप पर है। तो ये समदूरस्थ बिंदु पॉइंट है, आपको गैप देखना है Q से P तक, Q से R तक, देखो समान दूरी है ये तो, ठीक है। ऐसे गैप देख करके आपको उसको उत्तर लिखना है क्या नहीं। तो अभी एक और चीज़ अभी हमें आगे देखना है कि जैसे अभी दूरी निकालनी है, डिस्टेंस UV, डिस्टेंस PC, V डिस्टेंस VB, हाँ डिस्टेंस UL, डिस्टेंस बोलो या दूरी बोलो, बिंदु U और L के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलो देखते हैं बच्चों। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि कभी भी बड़ा निर्देशांक ढूंढिए, फिर छोटा निर्देशांक और इसमें से घटा दीजिए। तो देखो डिस्टेंस UV में U कितना है, -5 है, और VB देख में आ रहा है कि आपको 5, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी तरह PC में P का -2 है, C का 4 है, तो UV निकालना है तो बड़ा माइनस छोटा निर्देशांक करेंगे तो 4 माइनस 2 यानी कि 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ऐसे दूरी हम निकालेंगे, ओके। अभी इसके आगे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, हाँ, जो बची हुई जो दूरी है, जैसे V से B तक और एक और है U से L तक, इसके भी हम दूरी ज्ञात करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही V और B पहले उसका निर्देशांक ढूंढ लो। देखो आकृति में V कहाँ दिया है, देखो 4 के आगे दिया गया है 5, तो 5 हुआ, है क्या नहीं। और B जो दिया गया है B का 2 है, तो आप जानते हैं कि 5 - 2 कितना होता है क्या नहीं। तो ये आप निकाल सकते हैं। तो देखो VB, B का 2 और V का 5, है क्या नहीं। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, तो बड़ा माइनस छोटा निर्देशांक। उसी तरह UL में देखो U का कितना है, -5 और L का -3, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो -3 तो यहाँ पर जो दिख रहा है जैसे बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक में देखेंगे तो -3 -5, तो माइनस प्लस हो गया। तो -3 + 5 कैसे निकालेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। 5 में से 3 गया, 2 बचा, और बड़े नंबर का चिन्ह डालते हैं तो +2। तो इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो UV का डिस्टेंस UV का मान कितना हुआ, 2 हुआ।